प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन था और पहले दिन की तरह आज भी यहां लोगों में काफी जोश दिखा। जहां एक तरफ लोगों ने बदली हुई काशी की जमकर तारीफ की, वहीं राम मंदिर के जल्द निर्माण की भी मांग उठाई। साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे मॉरिशस। काशी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन था, जिसे और खास बनाया पीएम मोदी की मौजूदगी ने। पीएम मोदी ने आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत की और विदेश में भारत का मान बढ़ाने के लिए प्रवासी भारतीयों की जमकर तारीफ की। इस दौरान सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी को अपने बीच पाकर प्रवासी भारतीय भी खासे खुश दिखे। इस दौरान सम्मेलन में शामिल होने आए एनआरआईज ने कहा कि काशी में ये लोग बदलते भारत की तस्वीर देख रहे हैं। जब मैं बनारस में सड़कों पे चल रही थी, मुझे दिख रहा था कि यंग लोगों में कितना एंथुजियाज्म है, इतना जोश है, वो अपना काम करते हैं। तो फिर मुझे बिल्कुल लगता है कि भारत के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। ये और हम दोनों हिंदुस्तान आते रहते हैं और हम यहाँ पर देश के लिए हॉलैंड से भी काम करते हैं। और जब हम देखते हैं कि दो साल पहले आए थे, 4 साल पहले आए थे और अब में बहुत फ़र्क है। हर साल हम उस फ़र्क को देखते हैं। बहुत अच्छा लगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेस इन इंडिया जहाँ पे इतनी बढ़िया आरती हो रही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, 400 फैमिलीज हैव बिकम अ होस्ट फॉर द एनआरआईज कि वो होटलों में खर्चा ना करे। सो दिस शोज द रियल कल्चर एंड द होल क्रेडिट गोज टू मिस्टर मोदी। बहुत अच्छा इंतजाम था और खास करके जो काशी में जो ये हुआ इंतजाम और काशी वासियों ने जो जिस हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया इतने छोटे से जगह में और कुंभ मेले के साथ साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत अच्छा और अरेंजमेंट है और काशी वासियों को धन्यवाद। वहीं सम्मेलन में शामिल प्रवासी भारतीयों ने इस दौरान राम मंदिर की मांग भी उठाई। इन लोगों ने कहा कि ये चाहते हैं कि अयोध्या में जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। बनेगा, बहुत जरूर बनेगा और सारी मुसीबतें अब खत्म होती जा रही है। बनने में अब ज्यादा देर नहीं है। तो मोदी जो जितना विकास किया है बनारस में, नोबडी कैन डू दैट। और ये हम आपको फिर बोल रहे हैं कि मंदिर ये फरवरी महीने में ही डिक्लेयर होना है, इलेक्शन से पहले डिक्लेयर होगा और मंदिर वहीं बनेगा जहां राम ने जन्म लिया था। मंदिर बनेगा तो समस्त प्रवासी, हर दुनिया के प्रवासी उस मंदिर में अपना सहयोग भी देंगे और मंदिर बनवाने के लिए हर आहुति देंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि अब मंदिर नहीं बनेगा। भारतीय प्रवासी सम्मेलन के दूसरे दिन शामिल हुए एनआरआईज में खासा जोश देखने को मिला। इन सभी का कहना है कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से विकास हो रहा है उससे जल्द ही भारत दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों को भी बराबर की टक्कर देता नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को विदेशों में देश का एम्बेसडर बताया। वहीं पीएम ने इशारों में अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस धरती की ऊर्जा उससे दुनिया को परिचित करा रहे हैं। साथियों, मैं आपको भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ्य और भारत की क्षमताओं, देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं। साथियों, आप सभी के सहयोग से बीते 4.5 वर्षों में भारत ने दुनिया में अपना स्वाभाविक स्थान पाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। पहले लोग कहते थे कि भारत बदल नहीं सकता। हमने इस सोच को ही बदल डाला है और 85% की लूट भी चलती रही। साथियों, अब मैं आपको आज की सच्चाई भी बताना चाहता हूं। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस 85% की लूट को 100% खत्म कर दिया है। वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ के साथ साथ प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करना उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है।
कि काशी अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम काशी के अंदर विकास की योजनाएं आगे बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ी हैं और पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विकास की जो योजनाएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस हम सब के लिए काशी में आयोजित करना अपने आप में गौरव की बात है। अभी 4 नए अन्य स्नान हैं और हम सबका ये मानना है कि कुंभ के इस पूरे आयोजन में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जहां अपनी आस्था की डुबकी प्रयागराज की धरती पर कुंभ के इस आयोजन में लगाएंगे, वहीं साथ ही साथ कुंभ एक वैश्विक मान्यता के रूप में दुनिया के सामने भारतीय परंपरा और संस्कृति का डंका बजाते हुए आगे बढ़ सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो योजनाएं और जो कार्यक्रम प्रयागराज की धरती पर प्रारंभ हुए, आज वहां पर हर एक व्यक्ति आकर के इसको देखता है। और गठबंधन को लेकर लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सपा बसपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर आज सहमति बन सकती है। अखिलेश यादव आज शाम मायावती से मुलाकात कर सकते हैं और इसी मुलाकात में तय होना है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। ये मुलाकात मायावती के आवास पर हो सकती है और अखिलेश यादव के साथ रामगोपाल यादव के भी रहने की उम्मीद की जा रही है। हम आपको बता दें कि गठबंधन में दोनों पार्टियां 38 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। और वहीं ईवीएम में छेड़खानी करने के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया, उसे राहुल गांधी की खुराफात बताया है। वहीं एसपी और बीएसपी ने ईवीएम पर एक बड़े सवाल खड़े किए और फिर से बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की। ईवीएम में छेड़खानी के आरोपों के बाद बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में हार के डर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये खुराफात की है, जिसके चलते बेवजह ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ईमानदारी से बताएं, और इस तरह के कितने खुराफात आपके द्वारा होने वाले हैं, देश को जानने का अधिकार है कि आप अपने चुनाव में होने वाली प्रामाणिक हार को कितने बहाने ढूंढने, कितने बहानों से बचाने की कोशिश करने वाले हैं। वहीं ईवीएम पर उठे सवालों को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। उनके मुताबिक विकसित देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे में इस दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि ईवीएम भरोसे के लायक नहीं है। आखिरकार जापान जैसा देश ये ईवीएम मशीनों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो टेक्नोलॉजी में आगे है, जो हर चीजों में आगे है, आखिरकार वो अपने लोगों को मतदान करने के लिए आखिरकार ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ 130 करोड़ लोगों के बीच में ये सवाल जाना चाहिए। वहीं मायावती ने प्रेस रिलीज जारी करके ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए। मायावती ने प्रेस रिलीज के जरिए मांग की है, निर्वाचन आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जब तक ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों और जनता की आशंकाओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक देश में चुनाव, खासकर आने वाले लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। वहीं ईवीएम पर लग रहे आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को खत भी लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि मामले की एफआईआर दर्ज कर इसकी पूरी जांच की जाए। यानी साफ है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में हर वर्ग के वोटरों को साधने के लिए बीजेपी और आरएसएस अपने मास्टर स्ट्रोक प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं। दरअसल कुंभ से पहले बीजेपी और आरएसएस ने यूपी में वैचारिक कुंभ का आयोजन किया था और इस आयोजन का मकसद लोगों को पार्टी से जोड़ना और सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाना था। इसी कड़ी में दिल्ली में आज यूपी बीजेपी के नेताओं और आरएसएस के दिग्गजों की बैठक हुई। यूपी सदन में हुई इस मैराथन बैठक की अध्यक्षता आरएसएस के कृष्ण गोपाल ने की। बैठक में वीएचपी की तरफ से सुरेंद्र जैन, बीजेपी की तरफ से विधायक पंकज सिंह और यूपी सरकार के मंत्री रमापति शास्त्री शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने नोएडा मेट्रो का सफर किया, साथ ही यूपी के सीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा भी लिया। 25 जनवरी को सीएम योगी सेक्टर 135 मेट्रो स्टेशन से एक्वा लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मेट्रो से ग्रेटर नोएडा डिपो जाएंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में नोएडा अथॉरिटी के 5 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये मेट्रो लाइन 29.77 किलोमीटर लंबी है और इस पर करीब 5,500 करोड़ का खर्च हुआ है। मेट्रो के सफर के दौरान आपको बताएं कि सीएम किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं, लिहाजा उसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सीईओ ने सभी स्टेशन का निरीक्षण भी किया है। एक्वालाइन की सुरक्षा के लिए 1000 सीसीटीवी कैमरे के साथ ही 600 पीएससी जवान और 429 निजी सुरक्षा कर्मी 24 घंटे रहेंगे। नहीं, गोल चक्कर से कोई फायदा नहीं, रॉन्ग साइड चले जाएंगे। उधर हमीरपुर पहुंची सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम आज दूसरे दिन भी 2012 से 2016 तक हुए अवैध खनन की जांच करती रही। टीम ने आज खनिज विभाग पहुंचकर दस्तावेजों को खंगालने का काम शुरू किया। इसके अलावा सीबीआई ने खनिज विभाग के सर्वेयर और इंस्पेक्टर से अहम दस्तावेज हासिल करते हुए पूछताछ की। सीबीआई की जांच से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और कई धारक भूमिगत भी हुए हैं। आपको बता दें कि 5 जनवरी को सीबीआई ने हमीरपुर के तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला, वर्तमान सपा से एमएलसी रमेश मिश्रा और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी और उसके बाद 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आज सीबीआई की टीम ने फिर दस्तक देकर के ये पीछे खनिज कार्यालय है हमीरपुर का, जहां पर दस्तावेज खंगालने का काम सीबीआई कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सीबीआई की टीम अंदर बंद कमरा करके जांच कर रही है, दस्तावेज खंगाल रही है और यहां के खनिज सर्वेयर और इंस्पेक्टर से पूछताछ जारी है। माना यह जा रहा है कि ये सीबीआई की टीम अभी अन्य पट्टेधारकों पर शिकंजा कसेगी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके लिए दस्तावेज खंगालने का काम कर रही है। आगे ये देखना होगा कि सीबीआई की मुहिम क्या रंग लाती है। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज 18 के लिए हमीरपुर। बिजली विभाग की कारस्तानी की खबरें बार बार आती रहती हैं। अब खबर कन्नौज से आई है, जहां विभाग ने पहले तो एक उपभोक्ता अब्दुल वाजिद को 1 साल तक बिल नहीं भेजा और जब काफी मशक्कत के बाद उन्होंने विभाग से बिल निकलवाया तो बिल 23 करोड़ 71 लाख का था। हालात ये हैं कि बिल देखकर उनकी तबीयत बिगड़ गई है और बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल इतना आया हुआ है क्या पूरे कन्नौज का बिल हमारे ऊपर ही डाल दिया गया क्या? इसके अलावा यानी कि 2 किलो वाट का है और उसमें जो है 23 करोड़ 71 लाख समथिंग का बिल अब तो देख करके जो है हमें अटक पड़ गया था। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर बात है। यदि ये शिकायत करता है और अपनी बात कहें तो वो बिल लगा के और बिजली विभाग के अधिकारियों से इसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। 26 जनवरी को बेहद भव्यता के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इन दिनों युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और उसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस की परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं भारतीय सेना, सीआरपीएफ, पुलिस और पीएसी कमांडो सहित एनसीसी व एनएसएस की टुकड़ियां जहां कदम ताल करती हुई नजर आई।
राजधानी लखनऊ में इन दिनों गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजधानी लखनऊ की विधानसभा मार्ग पर गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल किया जा रहा है, जिसमें सेना, विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों व यूपी पुलिस के तमाम जवानों के साथ स्कूली बच्चों द्वारा परेड निकाली जा रही है। इस दौरान जहां इन सैन्य बलों के विभिन्न बैंडों द्वारा प्रस्तुत दी जा रही है, वहीं स्कूली बच्चे भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त विधानसभा के सामने एकत्र हुए हैं, जहां पर 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां की जा रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में अभी से ही जो संवेदनशील स्थल हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही मौसम में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर राजधानी लखनऊ का तापमान गिर गया है। और अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच होने वाली हल्की बारिश से जो यूपी का तापमान है उसमें अभी और भी गिरावट होगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।